तो बच्चों 2 दिन में आपका पेपर है और अभी भी सिलेबस बाकी है, तो ये थोड़ा सा रिवीजन आप करके जरूर जा सकते हो। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके लिए लेकर आई हूं। तो जो पहला चैप्टर है सॉल्यूशंस, उसमें आपने किन बातों पे ज्यादा स्ट्रेस देना है, ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। तो जो स्टार्टिंग की चीजें हैं जैसे कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म हो गए और आपका बहुत ही इजी चीजें जैसे सैचुरेटेड सोल्यूशन, सोल्यूशन सुपर सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, तो इस पे आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। कंसंट्रेशन टर्म्स आपको 11th में ऑलरेडी पूछ लिया जाता है। 12th बोर्ड्स में इतने सारे उसके क्वेश्चन आप नहीं देखेंगे, एप्लीकेशन बेस आप क्वेश्चन देख सकते हैं। कहा जैसे कि आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वहां पे जो मोलैलिटी यूज होती है, यहीं पे सिर्फ आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ सकता है मोलैलिटी का। इसके अलावा मोल फ्रैक्शन आपको यूज करना पड़ सकता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, राउल्स लॉ यहां पे यूज करना हो सकता है। तो ये कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है, मोलैलिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, जो कि आपको यूज करने पड़ सकते हैं। ज्यादातर आपको कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में से क्वेश्चंस नहीं आते। आगे बढ़ते हैं, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एजियोट्रोप्स है, तो एजियोट्रोप्स की आपको डेफिनेशन तो पता ही होगी, बट ज्यादातर इसके क्वेश्चन डेफिनेशन बेस्ड नहीं आते हैं, इसके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्पल्स में से। तो जो भी इसके एग्जाम्पल्स है, पहली बात ये आप देख सकते हैं, इसके आगे मैं बता देती हूँ, ये आपके मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, ये मैक्सिमम। जो मिनिमम बॉइलिंग है वो पॉजिटिव डिविएशन दिखाएंगे और जो मैक्सिमम बॉइलिंग है वो नेगेटिव डिविएशन दिखाएंगे। और इनके लिस्ट ऑफ एग्जाम्पल्स, ऑल एग्जाम्पल्स, यहां पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जो भी आपके पॉजिटिव डिविएशन दिखा रहे हैं वो आपके क्या हो गए, ऑटोमेटिकली वो हो गए आपके मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। तो आपको एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सर्टेन एजियोट्रोप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, ठीक है, या फिर विच एजियोट्रोप शोज पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। राउल्स लॉ ही पूरा इंपॉर्टेंट है, उसके साथ उसके दोनों ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर भी बात करेंगे। ये नेगेटिव डिविएशन वाले एग्जाम्पल्स है, ये भी एग्जाम्पल्स वही है नेगेटिव डिविएशन के। अब नेगेटिव डिविएशन में क्या होता है, सिंपल बात करते हैं। अब राउल्स लॉ की भी थोड़ी बातें कर लेते हैं। तो ये एग्जाम्पल्स आप प्लीज स्क्रीनशॉट ले लें। और जैसे नाइट्रिक एसिड, वाटर, कोई भी एसिड एंड वाटर है, इनके बीच में इंटरैक्शन जो होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। जब भी ये ए टाइप ऑफ मॉलिक्यूल हो गए, ये बी टाइप ऑफ मॉलिक्यूल हो गए, ये आपका एसिड हो गया, ये आपका वाटर हो गया, मैं एक एग्जांपल दे रही हूं बस, ठीक है। तो ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है, जब ये मिक्स होंगे, जब इनके बीच में इंटरैक्शंस बहुत स्ट्रांग होंगे, ए बी इंटरैक्शन कैसे हो गए, बहुत स्ट्रांग। अब ए बी इंटरैक्शन अगर बहुत स्ट्रांग हो गए तो ये एस्केप नहीं कर पाते और एस्केपिंग टेंडेंसी कम हो जाती है। एस्केपिंग टेंडेंसी कम यानी वेपर प्रेशर कम। अब वेपर ही नहीं बन पा रहे अच्छे से, तो वेपर प्रेशर कहां से बनेगा, राइट। तो ऐसे केसेस में वेपर प्रेशर बहुत कम होता है। क्योंकि वेपर प्रेशर कम होता है तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, जो टोटल प्रेशर है वो भी कैसा होगा, लेस होगा। किससे, इनसे, पीए, जो यहाँ पे आपका पीए प्लस पीबी है, इससे टोटल प्रेशर कम होगा, राइट। पीए प्लस पीबी से टोटल प्रेशर कम होगा। प्लस ये एजियोट्रोप्स भी है, तो ये भी एग्जांपल्स आप कॉपी कर ले। आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, जहां पे ए बी इंटरैक्शंस यानी कि जो मॉलिक्यूल्स आप ऐड कर रहे हो, जो डिफरेंट लिक्विड्स आप ऐड कर रहे हो, उनके आपस में इंटरैक्शन और उनके अपने आप में जो इंटरैक्शन है वो इक्वल होते हैं। डेल्टा एस मिक्सिंग ग्रेटर देन 0, डेल्टा जी लेस देन 0, डेल्टा जी लेस देन 0 स्पॉन्टेनिटी को दिखाता है। इसके अलावा डेल्टा वी मिक्सिंग, तो जो मिक्सिंग पे जो वॉल्यूम होता है वो भी क्या होगा, इक्वल टू 0, डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू 0। इसके अलावा ये आपके आइडियल सॉल्यूशंस के एग्जांपल्स लर्न करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपको एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। तो जैसे हम राउल्स लॉ नेगेटिव डिविएशन की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे वॉल्यूम भी कैसा हो जाता है, मिक्सिंग पे जो वॉल्यूम है वो लेस देन 0 हो जाएगा। इसके अलावा तो डेल्टा वी मिक्सिंग लेस देन 0, डेल्टा एच मिक्सिंग लेस देन 0। इसका मतलब क्या हुआ, हीट रिलीज यानी कि प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो जाता है। ये नेगेटिव डिविएशन की बात कर रहे हैं हम, राइट।
और टोटल प्रेशर भी कैसा होता है, टोटल प्रेशर लेस देन पीए प्लस पीबी, या फिर इसे हम एक्सपैंड करके क्या लिख सकते हैं, पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी से लेस होगा टोटल प्रेशर। इसके अलावा एस्केपिंग टेंडेंसी, एस्केपिंग टेंडेंसी का क्या मतलब हुआ कि जो वेपर्स है वो एस्केप कर पा रहे हैं या नहीं, क्योंकि इंटरैक्शंस बहुत ज्यादा है इसीलिए वेपर्स एस्केप नहीं कर पा रहे हैं। तो एस्केपिंग टेंडेंसी कैसी हो जाती है, वेपर्स की वेरी लेस। और इंटरैक्शंस की अगर हम बात करें तो मैंने अभी अभी आपको बताया ये ए टाइप मॉलिक्यूल्स, ये बी टाइप मॉलिक्यूल्स, इनके आपस में जो इंटरैक्शंस है, राइट, और इनके एक साथ जो इंटरैक्शंस है, मतलब ए के इंटरैक्शन बी के साथ, ए के इंटरैक्शन बी के साथ जो है वो बहुत स्ट्रांग हो गया है, इसीलिए बॉयल करने पे वो बॉन्ड्स इजीली ब्रेक नहीं हो रहे और टाइम लग रहा है, टेम्परेचर ज्यादा लग रहा है, और इसीलिए वेपर भी उनके जल्दी नहीं बन रहे, एस्केप वो जल्दी नहीं कर पा रहे। तो हम बोल सकते हैं कि जो ए बी इंटरैक्शंस है वो ग्रेटर है ए ए या फिर बी बी इंटरैक्शन से। ओके, इनके जो अपने खुद के इंटरैक्शंस थे वो ए बी इंटरैक्शन यानी कि आपस में मिलते हैं तो उससे कम होते हैं। इसी तरह से पॉजिटिव डेविएशन भी फटाफट देख लेते हैं। तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन में जो मिक्सिंग पे वॉल्यूम होता है, डेल्टा वी मिक्सिंग विल बी ग्रेटर देन 0, डेल्टा एच मिक्सिंग ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा। इसके अलावा जो प्रेशर है, अब हमें पता है कि यहाँ पे वेपर प्रेशर कैसा है, ज्यादा हो गया है, यानी कि एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा है मॉलिक्यूल्स के पास, क्योंकि मॉलिक्यूल्स का जैसे ये ए टाइप मॉलिक्यूल्स, ये बी टाइप मॉलिक्यूल्स, जब हमने इनको ऐड किया तो इनके आपस में कोई ज्यादा इंटरेक्शन है नहीं। जब इनको हमने साथ में ले आया तो इनके आपस में ज्यादा इंटरेक्शन नहीं है और वीक बॉन्ड है, इसीलिए बॉईल करने पे ये इजीली क्या हो जाते हैं, बॉन्ड ब्रेक करके एस्केप कर जाते हैं सोल्यूशन को। और बॉन्ड ब्रेक करके अगर ये एस्केप कर जा रहे हैं, यानी वेपर प्रेशर इनका बढ़ता जा रहा है, ये ज्यादा से ज्यादा क्या हो रहे हैं, वेपर फॉर्म में जा रहे हैं, इसीलिए प्रेशर भी ज्यादा होगा। तो टोटल प्रेशर यहां पे हम क्या लिखेंगे, टोटल प्रेशर ग्रेटर देन पीए प्लस पीबी। ओके, डेल्टा वी मिक्सिंग ग्रेटर देन 0, डेल्टा एच मिक्सिंग ग्रेटर, टोटल प्रेशर ग्रेटर देन पीए प्लस पीबी। इसके अलावा हम क्या लिख सकते हैं, पी नॉट ए काय ए प्लस पी नॉट बी काय बी। इससे आपके फॉर्मूलाज भी आ जाते हैं। आप एनसीईआरटी में भी एक बार इसके फॉर्मूलाज देख लेंगे। एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए हैं, आप ऐसे के ऐसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि यही एग्जाम्पल्स आपको पूछे जाएंगे। अगर कहीं पे आप फॉर्मूला देख के कंफ्यूज हो रहे हैं, ये आपका क्लोरोफॉर्म है, C2H5O, C2H5O क्या है, C2H5O, C2H5 डाई इथिल ईथर है या फिर इथॉक्सी इथेन बोल सकते हो। C5H5N पिरिडीन हो जाता है। इसके अलावा नाइट्रिक एसिड, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिख दिया, नाइट्रिक एसिड वाटर ऐसे दिखे तो भी आप लिख सकते हो। CHCl3 क्लोरोफॉर्म है, राइट। तो फॉर्मूलाज में आई होप कोई कंफ्यूजन ना हो। CS2 कार्बन डाइसल्फाइड, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो यहां कोई एग्जांपल्स में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये आपके आइडियल सॉल्यूशंस है। ये कौन से सॉल्यूशंस है, आइडियल सॉल्यूशंस। ओके, बेंजीन, टोलुइन, C2H5Br, C2H5Cl, एनहेक्सेन, एनहेप्टेन, ये सब आपके आइडियल सॉल्यूशंस है। हेनरीज लॉ, राउल्स लॉ की तरह हेनरीज लॉ भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेनरीज लॉ में अब मैं डिटेल में कुछ नहीं बता रही हूँ, ये रिविजन है आपका। आप इसकी स्टेटमेंट टेक्स्ट बुक से एज इट इज लर्न कर लेंगे, क्योंकि इसकी जो स्टेटमेंट है उस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर आप उसको डेफिनेशन बोलो या फिर उसको लॉ ही बोल दो। जो लॉ की स्टेटमेंट है उस पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो भी आप याद करेंगे, हेनरीज लॉ की डेफिनेशन या हेनरीज लॉ का स्टेटमेंट। क्योंकि इस तरह से असर्शन रीजन में आपको क्वेश्चन आ सकता है कि जो भी उसकी स्टेटमेंट है इज हेनरीज लॉ। अब यस है नो है वो आप अच्छे से पहचान लेंगे अगर आपने इसकी डेफिनेशन पढ़ी है। अब इसका फॉर्मूला आपको पता है, KH जो आपका हेनरी लॉ कांस्टेंट है, किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है।
तो जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे KH भी बढ़ेगा। अब हमें यह पता है जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो गैस लेस सॉल्युबल हो जाता है लिक्विड में, और इसीलिए KH भी अगर ज्यादा वैल्यू होगी तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड लेस होगी। इसके अलावा इसके ऊपर रीजनिंग क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। एग्जांपल, जो एक्वेटिक एनिमल्स है दे प्रेफर टू लिव इन कोल्ड टेम्परेचर्स ऑफ वाटर, तो कोल्ड वाटर में वो प्रेफर क्यों करते हैं, क्योंकि कोल्ड होगा यानी टेम्परेचर लेस होगा, टेम्परेचर लेस होगा यानी कि गैस ऑक्सीजन जो है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन वो ज्यादा होगी पानी में। तो ये याद रखना, इस पे आपको रीजनिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो वो आपके एनसीईआरटी में दिए हुए इन टेक्स्ट क्वेश्चंस भी दिए हुए, वो आप जरूर पढ़ के जाएंगे। ओके, अब कहां पे आपको हेनरी लॉ नहीं दिखेगा, अगर गैस आपकी सॉल्वेंट से रिएक्ट कर जाए, गैस अगर सॉल्वेंट से रिएक्ट कर जाए, एग्जांपल NH3 इन वाटर, वहां पे आपको हेनरीज लॉ लगाना ही नहीं है। वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, वेपर प्रेशर पे भी आप क्वेश्चन देख सकते हैं MCQ वाइज। नेचर ऑफ लिक्विड, अब जो विस्कस है बहुत ज्यादा थिक है लिक्विड, डिपेंड करता है उनके इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन पे भी, तो उनकी अगेन एस्केपिंग टेंडेंसी कम होती है, यानी कि उसका वेपर प्रेशर कम होगा। और जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल यहां पे दे रही हूं, जैसे मेरे पास है एसीटोन, इथेनॉल और वाटर, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, इथेनॉल का है 78 डिग्री सेल्सियस, एसीटोन का 54। अगर ये सही भी ना हो तो रफली यही पे होते हैं। ओके, तो ये बॉइलिंग पॉइंट्स है। अब इन तीनों में सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट है एसीटोन का। अब आपको पता भी होगा जो नेल पॉलिश रिमूवर है हम उसको कभी भी ओपन इसीलिए नहीं रखते क्योंकि वो इवेपोरेट हो जाता है। कैसा होता है वो, वॉलेटाइल। ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, वॉलेटाइल। तो जो भी आपका कंपाउंड वॉलेटाइल होगा, सबसे पहले आप देख सकते हो इन तीनों में सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट इसका है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही लो होगा। कैसा होगा, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही लो होगा, उसे हम वॉलेटाइल कहते हैं। और क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, वो इजीली वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, इसीलिए उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, राइट। इसीलिए हम ये भी कहते हैं जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जब भी हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिकली वेपर्स बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा बनेगा। ओके, तो वॉलेटाइल्स लिक्विड में यानी कि लो बॉइलिंग लिक्विड के लिए वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो इन तीनों में वाटर का सबसे कम वेपर प्रेशर होगा और एसीटोन का सबसे ज्यादा। इसके अलावा डाल्टन्स लॉ और राउल्स लॉ दोनों के फॉर्मूलाज, दोनों के स्टेटमेंट आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं आपकी एनसीईआरटी से। पेपर पूरा एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है, इसीलिए आपको कोई दूसरी बुक, कोई गाइड, कोई रेफरेंस बुक नहीं यूज करनी है, आपको सिर्फ एनसीईआरटी से ही पढ़ना है। सिर्फ और सिर्फ एक टेक्स्ट बुक पढ़िए, दो टेक्स्ट बुक पढ़िए, क्योंकि ऑर्गेनिक भी है और ये भी है आपका फिजिकल इनऑर्गेनिक, तो आपको एक ही टेक्स्ट बुक रेफर करनी है और आपके डेफिनेटली 90% मार्क्स तो बन ही जाएंगे। तो आउट ऑफ 70 आपको 65 प्लस मार्क्स आ ही जाएंगे। एक्चुअली 100% मार्क्स वही से आएंगे, बट मेरा ये इसलिए कहना था कि आपके कोई सिली मिस्टेक्स हो गए तो भी आप एक मार्जिन रख सकते हो। पेपर सारा सोल्यूशन चैप्टर में से यही से बनता है, जो भी मैंने आपको अब तक कॉन्सेप्ट्स बताए। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अब ये मैंने यहाँ पे क्यों लिख के दिया है, क्योंकि आपको ये ऑलरेडी पता है बाय डेफिनेशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, जो कि नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है, नेचर पे नहीं। बट हम हमेशा एक लाइन पढ़ लेते हैं, एक लाइन रट लेते हैं, तो दूसरी तरह से हमें सोचना नहीं आता है। अगर आपको नहीं आता है तो आप क्या करें, ये चीजें भी लिख सकते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। तो आपके एमसीक्यू में इस तरह भी लिखा हो सकता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब ये मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट नहीं होते हैं मॉलिक्यूल्स। ओके, नंबर ऑफ आयंस, अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो डेफिनेटली डिसोसिएशन होगा, आयन सेपरेट होंगे, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ आयंस पे भी डिपेंड कर सकती है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट्स, ये भी करेक्ट है, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट भी बिल्कुल सही है। तो अगर आपको ये इस तरह से पूछ लिया जाए
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, तो वो गलत नहीं है, एकदम सही है। ओके, इसके अलावा वैन ऑफ फैक्टर भी मैंने यहाँ पे दे दिया है। अब वैन ऑफ फैक्टर के लिए मैंने यहाँ पे कुछ लिख के रखा है, टेबल 1.4 ऑफ एनसीईआरटी। यूजुअली आपको जो वैन ऑफ फैक्टर है आई, वो इजीली कैसे निकालने को मिलता है कि आपको जो भी सॉल्ट दिया हुआ है, जैसे NaCl दिया है, Na2SO4 दिया है, ओके, तो इनके लिए आई क्या हो जाएगा, ओनली अगर डिसोसिएशन 100% हो रहा है, या फिर क्वेश्चन में लिखा है कंप्लीटली डिसोसिएट, तो कंप्लीट डिसोसिएशन पे, या फिर अल्फा 100% दिया है, तभी आप आई जो है उनके नंबर ऑफ आयंस के बेसिस पे लिख सकते हैं। क्या मतलब है, NaCl कितने आयंस में ब्रेक होता है, एज अ फॉर्मूला Na+Cl- हो गए ना 2, तो ये हो गया I2। Na2SO4 के लिए 2 Na+ और 1 SO4 2-, कितने आयंस हुए, 2 + 1 3, तो यहां पे I क्या हो गया 3। ये आप कब यूज करते हैं, ओनली अगर क्वेश्चन में अल्फा 100% है या फिर कंप्लीट डिसोसिएशन लिखा आया है, ओके। अदरवाइज अपने मन से आप I2 3 1 ऐसा नहीं लिख सकते हैं। कब लिखना है, अगर वहां पे कंप्लीट डिसोसिएशन बोला है, ओके। बहुत सारे केसेस में, बहुत सारे क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं बोला होता है, तो हम I2 कंप्लीट ही यूज करते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए, अगर डिसोसिएशन के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, ओके, तो I हमें वही लेना है। इसके अलावा अगर I कुछ और है, तो वो उसकी इंफॉर्मेशन यहां पे दी हुई है, टेबल 1.4 इन योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। यहाँ पे आई की डिफरेंट वैल्यूज भी दिए, डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस में डिफरेंट डिसोसिएशन पे क्या हो सकती है, ओके। अगर क्वेश्चन एसोसिएशन पे बेस्ड है, एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, या फिर डाइमराइजेशन, या फिर क्वेश्चन में ऐसा भी बोल सकते हैं डाइमराइजेशन, ऐसा आपने एसिटिक एसिड के केस में देखा होगा, राइट। तो डाइमराइजेशन है, ट्राइमराइजेशन है, टेट्रामराइजेशन है, ऐसा कुछ भी है, तो I हमेशा लेस देन 1 होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, इसे नोट कर ले, ओके। I हमेशा लेस देन 1 होगा अगर ट्राई टेट्रा डाइमराइजेशन हो रहा है, या फिर सिंपल वर्ड्स में कहा जाए एसोसिएशन हो रहा है। वैन ऑफ फैक्टर लेस देन 1 ही लेना है, और डिसोसिएशन के केस में हम I ग्रेटर देन 1 लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि एसोसिएशन का केस है या डिसोसिएशन का केस है। ये आप स्लाइड कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये वाला पार्ट जरूर कॉपी पेस्ट कर ले, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर RLVP का फॉर्मूला है ये। इसमें एक ही वेरिएशन आपको देखने को मिलता है कि जो सोल्यूट के मोल्स है, अगर वो बहुत ही कम हो सॉल्वेंट से, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट, अगर सॉल्यूट के मोल्स बहुत कम हो सॉल्वेंट से, तो आप सॉल्यूट के मोल्स नीचे से इग्नोर करके NB/Na लिख देते हैं, राइट। इसके अलावा फॉर्मूला ये है आपका, ये आपकी पहली हो गई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब यहाँ पे डेल्टा TB हमें फाइंड आउट करना होता है। अब ये जो डेल्टा TB है, इसमें भी आपको क्या ध्यान रखना है, TB और TB0 की वैल्यूज पे ध्यान देना कि गलती से भी आपकी जो TB0 और TB है, इनमें डिफरेंस इस तरह से ना आए कि आपका TB लेस हो जा रहा है। यहाँ पे आपको ग्राफ से भी याद रहना ही चाहिए, TB हमेशा TB0 से ज्यादा होता है। तो आपको कोई भी क्वेश्चन मिले, जैसे आपको ये असर्शन रीजन में मिले, MCQ में मिले, ऑन एडिंग, एग्जाम्पल दे रही हूं, ऑन एडिंग ग्लूकोज, या फिर हमको बोला है शुगर, और एडिंग शुगर in water, the temperature or the boiling point increases। ये true है according to your elevation in boiling point, ठीक है। तो इसका जो water का TB था, वो TB0 था, ठीक है, वो उसका boiling point था प्योर सॉल्वेंट का, वो कैसा होगा, लेस होगा, और जब सोल्यूशन की बात आएगी तो वो TB हो जाएगा और वो टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा। तो ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कुछ पॉइंट्स यहां दिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इनको भी आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके रीड जरूर कर ले, वेरी इंपॉर्टेंट।
राउल्स लॉ में पॉजिटिव और नेगेटिव डिविएशन वाला जो है ग्राफ, वो आपको वैसे के वैसा पूछा जा सकता है, जैसा टेक्स्ट बुक में है वैसा ही आप लिख सकते हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे फॉर्मूला दिया है डेल्टा टीबी का, केबी दिया हुआ है। केबी की बात कर लेते हैं। केबी को हम क्या क्या कहते हैं? एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट या फिर एलिवेशन कांस्टेंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, जो भी आपको नाम पूछे जाए, ठीक है। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, इस तरह भी आपको पूछा जा सकता है, ओके। एब्लियोस्कोपिक, मोलल एलिवेशन। तो जो Kb वैल्यू है और डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग में आता है Kf, इन दोनों की वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए वाटर के लिए एटलीस्ट। तो वाटर के लिए Kb की वैल्यू होती है 0.52 और Kf 1.86। इसकी यूनिट क्या होती है? केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल। Kb और Kf की वैल्यूज ये है वाटर के लिए, ये आप याद कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा फॉर्मूला दिया हुआ है, आप एज इट इज लिखा सकते हैं यहां से। ये आ गया आपका डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट में आपको ये याद रखना है, जो TF है और जो TF नॉट है, ध्यान रखना कि आप सॉल्व करते टाइम गलती से भी TF को TF नॉट से ग्रेटर ना दिखा दे, ओके। आपको पता है डेल्टा TF का फॉर्मूला, यहाँ पे मैंने कुछ लिखा नहीं है बट आपको पता है ऑलरेडी, KF इंटू M। जो KB और KF है ये सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करते हैं, डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, और किसी पे भी डिपेंड नहीं करते हैं। KB KF सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करते हैं, सॉल्यूट पे भी डिपेंड नहीं करते हैं। आपको इससे बेस्ड असर्शन रीजन क्वेश्चन भी आ सकता है, तो ये ध्यान रखना, इसे एक बार पढ़ लेना। इस स्टेटमेंट को भी पढ़ ही चुके हो। इसके अलावा एनसीईआरटी में एक जहां पे डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट दिया है, मोलल एलिवेशन दिया है, वहां पे भी इसके बारे में थोड़ा बहुत लिखा है, तो वो भी पढ़ लेना, बट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अच्छा, तो मैं आपको प्रिसाइज बताऊं कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, तो इनकी डेफिनेशंस भी दी होंगी कि केबी क्या है, केएफ क्या है, ये आप खुद बना सकते हैं। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट और मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। इनके दूसरे नाम भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि हम केएफ को क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं, तो वो भी पूछा जा सकता है। और केबी का नाम तो आपको पता ही है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या फिर एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। फिर आता है आपका लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो कि है ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कि क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको हम पाई भी लिखते हैं, राइट। तो पाई इक्वल टू सीआरटी हम लिखते हैं। सी आपका क्या होता है, मोलैरिटी होता है। सी क्या होता है, मोलैरिटी। फॉर्मूला को याद करते टाइम ये ध्यान जरूर रखना कि कंपाउंड कुछ भी पूछा जा सकता है ना, तो आपको आई यूज करना ही पड़ेगा। फॉर्मूला में आई यूज करना बहुत जरूरी है, आई यूज करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहां से पूछी जाती है वो क्या है, ये कॉन्सेंट्रेशंस, आइसोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बहुत सिंपल सी चीज मैंने यहां पे ऑलरेडी नोट करवाई है, तो आप इसको पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो जिस भी सॉल्यूशन का, तो आपके पास दो सॉल्यूशंस है, तो जिस भी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, तो वो कैसा हो जाएगा, हाइपरटोनिक। और अगर कॉन्सेंट्रेशन कम है तो वो क्या हो जाएगा, हाइपो। और अगर कॉन्सेंट्रेशन दोनों तरफ इक्वल है, ठीक है, 1 और 2 का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक। ये बात आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। हाइपर, हाइपर ज्यादा तो कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, हाइपो कम तो कॉन्सेंट्रेशन कम होगी। जो रीजनिंग क्वेश्चन आता है वो यूजुअली ऐसा होता है, व्हाई आरबीसी श्रिंक इन अ सलाइन सॉल्यूशन, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। व्हाई रेड ब्लड सेल shrink in a saline solution। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, कि जो सलाइन सोल्यूशन है वो हाइपरटोनिक सोल्यूशन है। ये कैसा सोल्यूशन है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन।
ठीक है, मैं वापस बता देती हूं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिकॉज saline solution is hypertonic, so the the solvent या फिर ये अलग कलर से कर देती हूं मैं, so the fluid from the cell escapes or moves towards the saline solution. समझ गए आप कैसे आंसर करना है, ये मैंने आपको शॉर्ट में बताया, ये सब आपके एनसीईआरटी में है ऑलरेडी। तो जो ये येलो में है ये इसका आंसर हो गया। ओके, मैं ये सब हटा देती हूँ, आप कंफ्यूज ना हो जाओ, वापस बता देती हूँ। आपके पास दो सॉल्यूशंस है, राइट? तो ये आपका सॉल्यूशन 1 हो गया, ये आपका सॉल्यूशन 2 हो गया। यहाँ पे कुछ तो कॉन्सेंट्रेशन होगी, यहाँ पे कुछ तो कॉन्सेंट्रेशन होगी। दोनों की कॉन्सेंट्रेशन अगर इक्वल है तो हम क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक। और ऐसे केस में सॉल्वेंट फ्लो नहीं होता, नो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट या फिर नो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट। अगर यहीं पे ऐसा होता कि आपका यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है ये C1 कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है C2 से, तो C1 आपका कैसा हो गया, हाइपरटोनिक कॉन्सेंट्रेशन। और अब क्योंकि ये हाइपरटोनिक है तो सॉल्वेंट कहां से कहा जाएगा, सॉल्वेंट जाएगा C2 से C1 की तरफ। सॉल्वेंट फ्लोज फ्रॉम C2 टू C1। ओके, यहां से यहां मूव करेगा। इसके अलावा सेम चीज में हम क्या बोल सकते हैं, जो C2 है वो हाइपोटोनिक है, वो कैसा है, जो C2 है वो कैसा है, हाइपोटोनिक। और इसी पे बेस्ड क्वेश्चन ये भी होते हैं, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन जो रेजिन वाला होता है, या फिर आपका आरबीसी की ही बात कर ले, या तो ये स्वेल होते हैं या तो ये श्रिंक होते हैं। ठीक है, यही याद रखना है आपको, या तो इन पे कोई असर नहीं होता या फिर नो इफेक्ट। ये 3 केसेस हो सकते हैं बच्चों, या तो सेल, कोई सेल, या रेजिन, रेजिन यानी किशमिश, या तो वो एक सॉल्यूशन में रखने के बाद स्वेल हो सकते हैं, फूल सकते हैं, या तो किसी सॉल्यूशन में रखने के बाद सिकुड़ सकते हैं, श्रिंक हो सकते हैं, या तो उनपे कोई भी असर नहीं होगा। असर नहीं हो रहा है मतलब कैसे सॉल्यूशन में रखा है, आइसोटोनिक में रखा है। अगर सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन कम है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखे हुए मिले। श्रिंक कब होंगे, जब हाइपरटोनिक में रखे हो। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इस केस में जो सेल है वो श्रिंक नहीं होगा, उसका जो वाटर है वो फ्लो आउट नहीं करेगा। इस केस में वाटर फ्रॉम सेल फ्लोज आउट। ठीक है, जो अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था वही चीज है, और इसीलिए क्या हो जाता है, श्रिंक्स। ठीक है, ये भी आपको मैंने बताया था। यहां पे क्या हो जाएगा, वाटर विल फ्लो इन, वाटर फ्लोज इन द सेल। ठीक है, वाटर फ्लोज इन द सेल, यहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, जो कि एक प्रॉब्लम भी हो जाती है एडिमा करके। इसके अलावा बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक्वेटिक एनिमल्स इन सब के बारे में बोला था। हेनरीज लॉ में कुछ और एग्जांपल्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बेंड्स जो एक कंडीशन होती है वो क्यों होती है, वो स्कूबा डाइवर वाला जो एग्जाम्पल है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको पढ़ के जाना है। तो इसमें आप क्या पढ़ के जाएंगे कि जो हीलियम हम यूज करते हैं वो क्यों यूज करते हैं, या फिर हीलियम कितने परसेंटेज में है, ये भी टेक्स्ट बुक में एग्जैक्टली दिया हुआ है, हीलियम O2 और N2। और हीलियम यूज की जाती है फॉर डाइल्यूशन ऑफ गैसेस, फॉर डाइल्यूशन ऑफ गैसेस यूज की जाती है। क्यों, ताकि बेंड्स कंडीशन ना हो स्कूबा डाइवर को। ओके,
जो बेंड्स कंडीशन है वो क्यों होती है? ये जो O2 और N2 है, N2 जो है वो ज्यादा हो जाती है आपकी वेन्स में, और जिसकी वजह से वेन्स में कैपिलरीज में वॉल्यूम ज्यादा होके क्या हो सकता है, रप्चर हो सकता है, और इसीलिए ये केस ना हो, हीलियम से इन गैसेस को क्या किया जाता है, डाइल्यूट किया जाता है। ओके, तो वो आप एक लाइन लिखा हुआ है एनॉक्सिया और बेंड्स के बारे में, तो वो आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हायर ऑल्टीट्यूड्स पे भी ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ती है, वो वाला भी रीजनिंग क्वेश्चन हेनरी कांस्टेंट वाला जो आपका पेज है उसके ही नीचे आपको एग्जांपल मिल जाएंगे। तो ये आपको जरूर याद रखना है। इसमें आप क्या क्या याद रख सकते हैं कि इनका रेशियो कितना होता है, इनका रेशियो कितना होता है, और हीलियम से डाइल्यूशन क्यों किया जाता है, व्हाई इज हीलियम यूज्ड इन O2N2 मिक्सचर ऑफ स्कूबा डाइवर ऑक्सीजन सिलेंडर। ओके, दैट्स इट। आई होप आपका पेपर बहुत अच्छा हो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी मैं 20-25 मिनट्स का एक शॉर्ट वीडियो बनाने वाली हूँ, तो आप रिवीजन के लिए फटाफट देख सकते हैं, और आपकी टेक्स्ट बुक सामने रखें, नोट सामने रखें, और एक एक चीज रिवाइज करते चले। ऑल द बेस्ट।